मैं इस समय आपको कवर करवा रही हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट और इसके बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने लास्ट क्लासेस में कवर कर लिया है। आज की क्लास में टॉपिक कवर करना है एनवायरनमेंट। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। पर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनवायरनमेंट टर्म। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एनवायरनमेंट के टाइटल से। एनवायरनमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस। बहुत सारी स्थितियों का एक ऐसा सेट है, एक ऐसा बंडल है जो कि सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल दैट आर अनकंट्रोलेबल। ऐसी स्थितियां जो चाहे तो किसी बिजनेस के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उसके आसपास की हो सकती है। इट मे बी सोशल, इकोनॉमिकल और इट मे बी अ लेजिस्लेचर, राइट। तो वो सारी स्थितियां होती हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होती है इन नेचर एंड अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, ऑपरेशंस, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। हमें उन स्थितियों से तब तक मतलब नहीं होता जब तक कि उसका असर हम पर नहीं होता, पर यदि उसका असर हमारे किसी फंक्शनिंग पर, हमारी किसी परफॉर्मेंस पर या हमारे किसी डिसीजन मेकिंग पर आता है तो हम ये कहेंगे दिस इज आवर एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट केवल तभी तक समझ में आता है जब वो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता हो और अनकंट्रोलेबल बाय नेचर होता है। तो ये तो वो बात थी जब हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट को समझा। देखो, एक चीज क्लियर रखना, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जरूरी नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल्स फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। मैं यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिमाग में रख करके एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रही हूँ। पर नाउ वी आर ऑन स्पेसिफिक। अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की तो वो क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन को हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस यूनिट मान लेते हैं। तो एक बिजनेस यूनिट के चारों तरफ ऐसी स्थितियां या ऐसी कंडीशंस जो किसी भी तरह की हो बाय नेचर लेकिन अनकंट्रोलेबल भी है और इसका असर हमारे काम पर, हमारी पॉलिसी मेकिंग पर, हमारे डिसीजन मेकिंग पर, हमारी परफॉर्मेंस पर, इन सब पर अगर आता है और इनकी वजह से हमारी चीजें प्लस या माइनस होती हैं तो हम ये कहेंगे ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रोल है? अभी अपन ने पढ़ा एनवायरनमेंट क्या है, फिर हमने समझा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर बार हम एनवायरमेंटल की बात करेंगे और एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो व्हाट इट इज, इसको समझने पहले इसके थोड़ा सा फीचर्स को फोकस कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फीचर है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द फर्स्ट फीचर इज इट इज क्रूशियल एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अगर इसके नेचर की बात करें तो ना केवल ये क्रूशियल है, क्रूशियल का मतलब होता है जजमेंटल यानी निर्णायक, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इट्स अ फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिलताएं। तो इसके नेचर में है कि आप इसके इतने सिरे हैं, इतने उलझे हुए सिरे हैं कि अगर आप एक को पकड़ते हो तो दूसरा उलझ जाता है, दूसरे को पकड़ते हो तो तीसरा उलझ जाता है। एन नंबर ऑफ एजेस आर देयर, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स भी है और ये क्रूशियल भी है। इसी की वजह से हमारे जो डिसीजंस हैं वो सही या गलत हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्रूशियल। तो एक पहला फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक और बहुत ही ज्यादा जटिलताओं से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट वन इज इट इज डायनामिक। ये डायनामिक है यानी गतिशील है। इसको हम कह सकते हैं इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस। निरंतर रूप से ये बदल रहा है, आप इसको रोक सकते ही नहीं। और अगर इसको जिस समय आप पकड़ रहे हो उसके हिसाब से अपने आप को संभालते हो या समझाते हो तो फिर से ये फिर बदल जाता है। तो कॉन्स्टेंटली ये चेंजिंग प्रोसेस का होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट वन इज मल्टीफेसेट बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट्स होती हैं जो मल्टीफेसेट है। बिजनेस एनवायरनमेंट में
हर तरह का एक नया चेहरा है एनवायरनमेंट का। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग तरह से रोल प्ले कर रहा था और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ये दूसरी तरह से रोल प्ले कर रहा था। तो इसका मतलब है मल्टी फैसेट है, बहुआयामी है, बहु दृश्यी है, राइट। आगे की बात करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। किसी भी एनवायरनमेंट का किसी भी बिजनेस यूनिट पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी दोनों तरह के इसके इम्पैक्ट आते हैं। आज भी इसका असर नजर आएगा और आज के निर्णयों का इस पे लॉन्ग टर्म या जो कहते हैं दूरगामी भी प्रभाव नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक भी है और ये प्रेजेंटिंग भी है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इसके इम्पैक्ट होते हैं। अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा जो असर होता है, अनलिमिटेड जो असर होता है, वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त उलझन वाली स्थिति होती है, जिसको समझना हर एक के बस की बात होती नहीं है। हमें लगता है हम समझ रहे हैं, पर वो हमारी समझ हमारी कहीं जगह लिमिटेशंस पर भी डिपेंड करती है। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फोर्सेस को देख लेना या एक्सटर्नल फोर्सेस को देख लेना, ये हर दोनों फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरवीव्ड है, अंतर्गुथित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप इन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते। इंटरनल पे असर एक्सटर्नल का होता है और एक्सटर्नल पर असर इंटरनल की वजह से आ रहा होता है। तो वाइज एंड वर्सा है। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ इंटरनल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल, एंड विदाउट हैविंग द प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल यू कैन नॉट मेक द इंटरनल डिसीजन, राइट। तो इंटरवीव्ड है ये। एंड एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम दो तरह से बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। ये सारे थे हमारे फीचर्स जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। आज की क्लास का क्योंकि मेरा टाइटल सिर्फ एनवायरनमेंट है, इसलिए मैं केवल इनको आज आपको बताऊंगी कि ये इसके फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनका डिटेल इंटरनल एनवायरनमेंट का मैं अलग क्लास देना चाहूंगी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मैं अलग क्लास देना चाहूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही टॉपिक बहुत बढ़ती हैं। एनवायरनमेंट बिना समझे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं ये आज बीच में क्लास डाल रही हूँ, दैट इज ओनली फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट। अब बात कर रहे हैं कंपोनेंट की, तो हम सीधा सा कह सकते हैं क्योंकि इसके एक इंटरनल कंपोनेंट भी है और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी है। अगर हम स्वॉट की बात करते हैं तो स्वॉट को हम अगर दो हिस्सों में बांटें तो हम ये कह सकते हैं इंटरनल तो हमेशा स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो या इंडिविजुअल की हो। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा इंटरनल होती है, ऑर्गेनाइजेशन की हो या इंडिविजुअल की हो। और एक्सटर्नल में हमेशा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं, यानी मौके और किन चीज़ों से हमें डर है, ये चीज़। तो ये अगर आपको समझ में आ जाती है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई कैसे करा है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझने में आसानी होगी। अब जरा बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या फोर्सेस हैं, ड्राइविंग फोर्सेस कहना चाहिए, जो इंटरनल या एक्सटर्नल में कैलकुलेट की जाती हैं। मैं आज सिर्फ आपको ये नाम बता रही हूं, डिटेल में आपको मैं मेरी अलग से क्लास दूंगी। इंटरनल फैक्टर में देखो रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इंटरनल प्रोसेस और पॉलिसीज, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, स्किल्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, communication, financial health, even competence of the employees and competence of the employer, ये सब चीज़ें internal factors होते हैं किसी भी बिजनेस यूनिट के। और इन सब का असर हमारे बिजनेस के पॉलिसी पर, डिसीजन पर, मैनेजमेंट पर, लीडरशिप पर, स्टाइल पर, कल्चर डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉय एनहेंसमेंट पर, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एनहेंसमेंट पर, इन सब पर इसका असर आता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। अगर कंपोनेंट जो एक्सटर्नल है उसकी बात करें कि इसके ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो इसे फिर हम दो क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। इसको क्लासिफिकेशन देते हैं एक मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। अगर माइक्रो लेवल कहते हैं तो उसे ऑपरेटिंग कह सकते हैं और मैक्रो लेवल कहते हैं तो उसको जनरल फैक्टर्स कह सकते हैं। माइक्रो
ऑपरेटिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो में मतलब जिनको हम इंडिविजुअल मानते हैं, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, इनमें ये सब लोग इंडिविजुअल्स हैं, तो इन्हें हम माइक्रो मैटर कह सकते हैं, माइक्रो फैक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम मैक्रो फैक्टर की बात कर रहे हैं तो मैक्रो में एक इंप्रेशन होता है, जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इवन डेमोग्राफिकल, सोशो कल्चरल, मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एंड रेगुलेटरीज, यानी जिसको हम लीगल फ्रेमवर्क कहते हैं, एंड सप्लायर्स, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस काउंट करते हैं। यहाँ जो सप्लायर्स है वो इंडिविजुअल है, यहाँ जो सप्लायर्स है वो ऑर्गेनाइजेशंस है। क्योंकि ये माइक्रो है, इसमें इंडिविजुअल्स काउंट होते हैं, ये मैक्रो है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस या इंप्रेशंस काउंट होते हैं, इसलिए सप्लायर दोनों जगह जा रहा है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होंगे। तो ये सारे मैक्रो जिनको हम जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं एक्सटर्नल में, और ये सारे माइक्रो जिनको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं एक्सटर्नल में, और ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं। तो आज मैंने सिर्फ नाम कैलकुलेट करवाया है कि कितने सारे फीचर्स हैं जिन जिनको समझना जरूरी होता है कभी भी अपनी पॉलिसी या मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए। तो इनका कैसे रोल है, किस तरह से ये प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं, इन सब के लिए मैं अलग से नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये क्लास मेरी समझ में भी आएगी और पसंद भी आएगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली एंड प्लीज कीप बी शेयरिंग।